एक बात तो तय है इस चुनाव में, बीते 5 दिनों के भीतर का विश्लेषण करें तो तेजस्वी यादव ने इस चुनाव के एजेंडे को, इस चुनाव के मुद्दे को अकेले सेट किया है। और जिस मुद्दे को, जिस एजेंडे को तेजस्वी यादव ने सेट किया 5 दिन पहले, जिसका माखौल उड़ाया गया, मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के दर्जन भर केंद्रीय नेता और बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार के 2 दर्जन मंत्री और विधायक, इन सब ने बीते 5 दिनों में तेजस्वी यादव के जिस दावे या वादे का माखौल उड़ाया, उस दावे की बुनियाद पर बीजेपी ने हवाई किला बनाया। वही हवाई किला आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। हवाई किला क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जो बीजेपी के नेता और जो बीजेपी के केंद्रीय नेता लगातार ये पूछ रहे थे कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे, सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं, सरकार के खजाने पर इतना बोझ कैसे डाला जाएगा जब बजट ही नहीं है। हर रैली में यही सवाल उठ रहे थे और यही हमलावर होकर बीजेपी के नेता कह रहे थे। उसमें नीतीश कुमार सबसे प्रमुखता से बहुत माखौल और मजाक उड़ाया जा रहा था, क्या और कैसे आगे बताने से पहले। लेकिन अब क्या हुआ? अब बीजेपी ने 19 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का 11 सूत्री संकल्प पत्र कल जारी किया है। हो सकता है आपने संकल्प पत्र के हिस्से पढ़े होंगे, मैं थोड़ा ब्रेकअप आपको बता दूंगा। उस ब्रेकअप से आप समझिए कि यह क्यों हवाई किला है। अगर बीजेपी यह कह रही थी कि 10 लाख लोगों को रोजगार या नौकरियां नहीं दी जा सकती, और नौकरी और रोजगार में फर्क भी समझिए, वो बीजेपी अचानक यह कैसे कहती है कि 19 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। और अगर यह कहती है और उसको विश्लेषण करें, उस बीजेपी के 11 सूत्री संकल्प पत्र के अलग अलग जो उसकी घोषणाएं हैं, उसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल इसमें पकौड़ा रोजगार योजना जैसी चीजें भी है, इसमें वैसी चीजें भी है जो जमीन पर उतरते उतरते 5 साल बीत जाएंगे और अगले चुनाव में अगर ये जीत गए तो अगले चुनाव में फिर उन्हीं में से कुछ लेकर नए ढंग से रीपैकेजिंग करके बेचने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुमकिन नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के नेता यही बात तेजस्वी को लेकर कह रहे हैं कि जो तेजस्वी कह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। तो ये तो है कि जो तेजस्वी ने कहा, जो घोषणाएं की, जो वो कह रहे हैं कि पहली दस्तखत से अगर हमारी सरकार बनी तो पहली दस्तखत से हम 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अब बीजेपी डिफेंसिव होकर पहले हमलावर थी, अब बचाव में आकर उसी रास्ते पर चल पड़ी है और हवाई किला पेश कर दिया आपके सामने। तो आपको बताता हूं दोस्तों किसने क्या कहा और क्या है उस हवाई किले का मतलब। लेकिन उससे पहले आज एक छोटा सा वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं। यह वीडियो बहुत अहम है, करीब 2 सवा 2 ढाई मिनट का वीडियो है। एक लड़का, जब मैं पालीगंज इलाके में लोगों से बातचीत कर रहा था, जिसका एक वीडियो मैंने परसों बनाया था, लेकिन इस वीडियो को मैंने रखा था आगे इस्तेमाल के लिए। एक लड़का गांव का जो बेरोजगार है और उसके भीतर कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है और कैसे अपनी बात मजबूती से कह रहा है, तार्किक ढंग से। आपको कई बार हैरत होगी कि गांव में भी ऐसे लड़के हैं जो जिनकी नाराजगी के लिए जो उनके शब्द हैं, जो उनकी दलील है, वो मायने रखती है। इस वीडियो को सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार कैसे माखौल उड़ा रहे थे, तेजस्वी कैसे माखौल का जवाब दे रहे थे, और उसके बाद आज बीजेपी जो कह रही है उस संकल्प पत्र में पेच क्या है, क्यों मैं उसे हवाई किला कह रहा हूं, और कैसे वो हवाई किला बनेगा अगर उनकी सरकार बनी तो उसको बताऊंगा। पहले जरा इस वीडियो को सुनिए। तो कौन जीतेगा? ये तो नहीं कह सकता, बाकी बिहार में नीतीश कुमार जी अगली बार नहीं जीतेंगे, क्योंकि बिहार को ऊपर ले जाने के लिए बिहार में सबसे पहले उद्योग का जरूरी है, ठीक है ना। इस बार अब की बार नीतीश को बिहार से कवरना है। क्या करना है? कवरना है। कवरना है? हाँ। तो उद्योग बिहार में नहीं है? नहीं है। उद्योग रहता तो आज आदमी दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, झारखंड, मुंबई क्यों प्लान करते हैं।
ये बात उठाते हैं, चर्चा उठाते हैं कभी बिहार पर कि मेरे बिहार में भी इंडस्ट्री एरिया लगना चाहिए? इंडस्ट्री एरिया रहता तो ये कोरोना महामारी में इतना लाखों लाख ट्रेन से कोई जाता रहा है, ट्रेन पर से मर जा रहा है, कोई ऐसे मर जा रहा है, कोई भूखे मर जा रहा है, कोई रूम में पैसा नहीं है, कोई के रूम में पैसा नहीं है, कोई रूम में ऐसे आदमी छटपटा के मर जा रहा है। कोरोना तत्काल में कोई के माँ मर गया, बाप मर गया, वो नहीं आ सकता। बाकी नेता लोग का मरता है तो हेलीकॉप्टर ओ से जाएगा, वीजा बनेगा। बड़े बड़े इंजीनियर के बेटे कोटा में से सबसे पहले क्यों लाया गया? क्यों नहीं मजदूर को सबसे पहले लाया गया? हम ये पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, क्या मजदूर क्या है? कचरा है? बिहार के कचरा समझते हो? हम चाहते हैं तो तुमको मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम चाहते हैं तो तुमको विधायक बनाते हैं। ये मत समझो, जनता है, जिसको चाहेगा उसको कबाड़ देगा और जिसको चाहेगा उसको बिहार में ला सकता है। ये किसी बाप का राज नहीं है जो ये नेता की तरह भाषण दे रहे हो, रैली में हो क्या? मतलब नेता हो क्या हो? सर हम नेता उता नहीं है, हम एक विद्यार्थी हैं, इंटर में पढ़ते हैं, कोई नेता वेता नहीं। बाकी हमारे बिहार का स्टूडेंट बीए करके, इंटर करके, इंजीनियर करके दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, फैक्ट्री में धोखा खाना पड़ता है। क्या ये क्या बिहार में इंडस्ट्री एरिया लगाने की जगह नहीं है कि हमारे बिहार में उद्योग होना चाहिए सर्वप्रथम, तो आगे हमारा बिहार बढ़ेगा, न तो कभी जीवन में नहीं बढ़ेगा। नीतीश जी को कह दीजिएगा। हम कैसे कह देंगे? तो आपके हिसाब से किसको, कौन ये सब कर देगा बिहार में? और बिहार में जब कोई भी आदमी को राज 10-15 साल हो जाता है ना, तो वो सोचता है कि हम अपने यहाँ का गब्बर सिंह है। गब्बर सिंह कोई नहीं है बिहार का, जो जनता चाहेगा वही होगा। हमको कोई भी अगर सरकार बने, बाकी हमारा उद्योग बिहार में आना चाहिए, सर्वप्रथम मेरा यही है। तो लेकिन नीतीश कुमार तो करे 15 साल में बहुत विकास हुआ बिहार में। क्या विकास हुआ? विकास हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सड़क बन गया, देखो जहाँ खड़े हो यहाँ बहुत अच्छा सड़क है, करें स्कूल कॉलेज सब बन गया। स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड पर 4 लाख रुपया देता है, जब 4 लाख ले जाता है तो मारपीट करवाता है। वही अथी है, प्लान है इनका? कोई प्लान नहीं है। नल जल अभी चल रहा है पूरे बिहार में, पूरे बिहार में। मेरा कहते हैं कि हेड पे जांच किया जाए तो कहूँ नल जल नहीं है सही से। स्वस्थ बिहार है, स्वस्थ बिहार नहीं है। पालीगंज में जाओ, डॉक्टर के लिए कुत्ता काट दिया तो कहता है कि सुई नहीं है, वो काट दिया तो वो नहीं है। क्या है? यही बिहार है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिवशंकर कुमार। तो शिवशंकर बहुत गरम दल के लग रहे हो आप। गरम दल के तो नहीं है सर, बाकी ऐसा नेता लोग कर देता है जनता को। गरम दल कोई नहीं होता है सर, आप भी नहीं होते। बाकी जनता को मजबूरी में ऐसा करने पड़ता है। अगर जनता को चले, अब क्या रैली में कोरोना नहीं फैल रहा है? हजारों 2,000 1 50,000 की संख्या हमारा कोरोना नहीं बढ़ रहा है। जैसे चलाओ जीत जाएंगे ना तो लॉकडाउन फिर लगेगा, हम जान रहे हैं। कोरोना बढ़ने लगेगा, हम जान रहे हैं। नीतीश कुमार जी से ये बात मेरा डालना चाहिए पूरा कि बिहार सुने। अब कोरोना नहीं बढ़ रहा है, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, क्या कोरोना नहीं बढ़ रहा है? अब पहले कोरोना बढ़ता है। जहाँ हो बिहार है मेरे भाइयों, वहाँ रहो, माने दिल्ली है तो दिल्ली रहो। तो इस लड़के को सुना आपने, बिहार की राजधानी पटना से कुछ किलोमीटर दूर पालीगंज इलाके में इस लड़के से 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई। इस लड़के ने जो कुछ कहा वो बिहार के लाखों युवा बेरोजगारों की आवाज या उनके गुस्से या उनके आक्रोश की नुमाइंदगी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा और इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा वादा कर दिया 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का, बहुत आसान नहीं है। यकीनन बिहार के खजाने पर इतना बोझ पड़ेगा कि बिहार का खजाना इतना बोझ उठा पाएगा या नहीं, इस पर 100 सवाल हैं। लेकिन उन्हीं सवालों के बीच, और वो सवाल बीजेपी और नीतीश कुमार ही उठा रहे थे, उन्हीं सवालों के बीच अगर बीजेपी अपना एक घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लेकर आती है और उसमें कह देती है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें 4 लाख नौकरियां हैं, तो बात यह होती है कि आपने कहा तब जब तेजस्वी ने जो कहा वो मुद्दा बन रहा है। इसलिए एक दिन पहले अगर बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं कि अगर तेजस्वी के हिसाब से 10 लाख लोगों को नौकरियां दे दी गई तो बिहार के खजाने पर 58,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा, वो खर्च बिहार सरकार या बिहार का खजाना कैसे वहन करेगा? अगर ये तर्क देते हैं सुशील मोदी और पूरे आंकड़े पेश करते हैं कि अभी बिहार में 12 लाख कर्मियों पर लगभग 52,000 करोड़ का खर्च है, और अगर आपने अतिरिक्त और किए 10 लाख तो 58,000 करोड़ का खर्च होगा। बिहार का कुल बजट 2,11,000 करोड़ का है।
तो ये बजट ही अगर इतना खर्च हो जाएगा तो बिहार की बाकी योजनाओं का क्या होगा, बाकी सड़क, बिजली, पानी, नल, जल, दुनिया भर की योजनाएं, उनका क्या होगा। ये सवाल बीजेपी ने उठाया, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के भीतर ये संकल्प पत्र। अब इस संकल्प पत्र के कुछ हिस्से, कुछ ब्रेकअप आपको बता रहा हूं दोस्तों, और उससे समझिए कि क्यों बीजेपी को यहां आना पड़ा, और इस संकल्प पत्र में क्या बातें हैं जहां पेच है, जहां छेद है, और इसलिए हवाई किला मैंने कहा। और खास बात यह कि आप कह रहे थे पैसवा कहां से आएगा, तो सवाल तो अब मोदी जी से पूछना चाहिए, पैसवा कहां से आएगा, ऊपर से आएगा, दिल्ली से आएगा, कैसे आएगा, इसके कुछ सवाल हैं और इसके कुछ जवाब आगे। लेकिन पहले जरा यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं ये टेक्स्ट जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, और उसके बाद भाषण के कुछ टुकड़े भी आगे सुनाऊंगा जिससे आपको अंदाजा लगेगा। अब ये देखिए क्या है कि 11 संकल्प हैं बीजेपी के। अगर हम इसमें से सिर्फ 3 पॉइंट उठाते हैं जो खास है, जो नौकरियों से जुड़ा है। संकल्प नंबर 3 क्या कहता है, 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। अब इसमें एक जो जानकारी है, करीब 3.25 लाख शिक्षकों की वैकेंसियां हैं, तो 3 लाख जो शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें 2.25 लाख पहले से वैकेंसी है जो इस सरकार को भर्ती करनी चाहिए थी, ये है। उसके बाद संकल्प नंबर 4 क्या है, हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब जरा सोचिए, आईटी हब के रूप में विकसित करेंगे, इसीलिए हवाई किला बोल रहा हूं। नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन सवाल नजरिए का है, सवाल उस वादे का है, सवाल उस मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने का है जो चुनाव के समय दिखाया और बेचा जा रहा है। अब इस सपने के खरीदार कितने युवा होंगे, बिहार की जनता होगी, ये चुनाव के बाद तय होगा। और हो भी सकती है, क्योंकि सपने बेचे भी जाते हैं, सपने खरीदे भी जाते हैं, और ऐसे सपनों को कई बार जनता आत्मसात कर लेती है। बहरहाल इसमें बात यह है कि नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब बिहार को विकसित कर लेंगे, आईटी हब हैदराबाद, बेंगलुरु की तरह से, और ऐसा विकसित कर लेंगे कि 5 लाख लोगों को अगले 5 साल में रोजगार मिल जाएगा। ये रोड मैप कहां से आया पता नहीं, लेकिन सुशील मोदी का बयान आज के अखबारों की हेडलाइन है, कई अखबारों में, कि हमारे पास है रोड मैप, और बीजेपी के पास 5 साल में कैसे क्या होगा, 19 लाख लोगों को कैसे रोजगार मिलेंगे, इसका रोड मैप है। ये सुशील मोदी के हवाले से हर अखबार में छपा है। वही सुशील मोदी जो 24 घंटे पहले जिनका छपा कि ये नामुमकिन है, वो अब रोड मैप पेश करते हुए दावा कर रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी उस पर आ गई। तो इसी में आगे अगर बढ़ते हैं तो 6 नंबर में, पहले तो ये सोच लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए कि 5 साल में बिहार नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब बन जाएगा। नहीं बनेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अगले चुनाव में फिर आएंगे कहने के लिए, और उसके बाद कुछ नई बात कहेंगे। तो अब जो इनका 6 नंबर है उसमें है स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मियों की 1 लाख बहाली होगी। तो इसमें चलिए 1 लाख बहाली यहाँ, 3 लाख बहाली शिक्षकों की, तो बहाली मतलब नौकरी हुई 4 लाख, 5 लाख रोजगार के अवसर जो कब और कैसे सृजित होंगे पता नहीं, क्योंकि रोजगार के अवसर और रोजगार की बात 2014 के पहले भी हुई थी, 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार, और जब उस पर सवाल होने लगे तो पकौड़ा रोजगार योजना तक आ गया कि जो पकौड़े बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे, खोमचे लगा रहे, वो भी तो रोजगार है। जैसे वो रोजगार 2014 के पहले इस देश में कर ही नहीं रहे थे, वो पकौड़ा तलना, ठेला लगाना, चाय बेचना, सब्जी बेचना, जो भी काम कर रहे थे, ये 2014 के पहले सब गिन लिया अपने खाते में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 11 जो सबसे अहम है, और बिहार के लोग सुन लीजिए आप। इसमें है कि बिहार में 1000 नए किसान उत्पादक संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, चूड़ा, मखाना, पान, मसाला, शहद और ऐसे औषधीय पौधों के सप्लाई चेन विकसित होंगे। इससे प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब देखिए, हवाई किला नहीं है तो क्या, ये करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जमीनी स्तर पर ऐसी व्यवस्था करें कि रोजगार के अवसर सृजित हों। लेकिन ये सब चुनाव के ठीक पहले अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी चेन बनाएंगे 1000 नए किसान उत्पाद संघों के जरिए कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे अवसर, दुनिया भर के फूड पार्क और कई तरह के कॉन्सेप्ट बीते 5-7 सालों में हमने सुना। क्या हाल है बिहार का हम देख रहे हैं, बेरोजगारी का क्या हाल है हम देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि सारे जो उत्पाद हैं इसमें डाल दिया, मक्का मखाना से लेकर सब, पान से लेकर शहद तक, और उसके बाद एक आकलन बनाया और उस आकलन को पेश किया। अब जब
सवाल हो रहा है ये कैसे होगा, इसमें कहाँ से निवेश होगा और कैसे करेंगे, कौन सा चेन, कैसे, इसका क्या प्लान है। तो एक जवाब आया है कि हमारे पास है रोड मैप। और उस जवाब में मैं तलाशने की कोशिश कर रहा था, सुशील मोदी का 5-6 अखबारों में छपा है, हर अखबार में, कि उस रोड मैप में कुछ जानकारी मिले। तो खबर जरूर है, लेकिन उस रोड मैप में कुछ जानकारी नहीं मिल रही है कि रोड मैप है क्या। बहरहाल तो एक ये है, लेकिन उससे पहले, आगे बताने से पहले आपको 2 बयान सुनाता हूँ कि क्यों हुआ और आज ये बीजेपी को यहाँ आना पड़ा। लेकिन बीजेपी के नेता और नीतीश कुमार अब तक क्या बोलते रहे। नीतीश कुमार अपनी रैलियों में जो माखौल उड़ाते रहे, उसका एक छोटा सा टुकड़ा सुनिए आप। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि जो कह रहे थे और अब जब बीजेपी यहाँ तक पहुँची है, इसके बीच कुछ तो बात है। और वो बेचैनी का नतीजा है, बेचैनी का अंजाम है कि आज की अखबारों की सुर्खियाँ वो हैं जो बीजेपी ने कल कहा है। तो जरा सुनिए पहले नीतीश कुमार को। कोई कह देगा कि हम 10 लाख को पहला दिन दे देंगे रोजगार। अच्छा बताइए तो बिहार में 10 ही लाख लोगों को देने से काम चलेगा? 12.5 करोड़ की आबादी है, तो और लोगों को ना दीजिए। अब पैसा कहां से आएगा जी? पहले 24,000 से भी कम का बजट था, अब 2,11,000 का बजट। और अब ये बताइए वो क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है। कहां से आएगा पैसा? आसमान से पैसा आएगा कि अपने पकेटवा में अंदर में रखा हुआ उससे आएगा? कहां से आएगा? तो क्या स्थिति है आप समझ लीजिए। लोग कुछ भी बोल करके गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि 10 लाख को क्यों दे रहे हैं, पैसवा कहाँ से आएगा, आसमान से आएगा, पॉकेटवा से आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ तक कि कई जगह ये भी कहा कि जो पैसा कमाकर जेल गए वहाँ से आएगा क्या। तो अब तो सवाल ये उठता है कि अभी हम इसमें से अगर इस ब्रेकअप में से हटा लें कि 19 में से 15 लाख के लिए रोजगार के अवसर हैं, लेकिन 4 लाख नौकरी है, हालांकि उसमें 2.25 लाख रिक्ति है, पहले से वैकेंसी है। तो इन 4 लाख लोगों को जो नौकरी देंगे उसका भी तो खजाने पर बोझ पड़ेगा। अगर सुशील मोदी ने हिसाब करके बता दिया कि 58,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा खजाने पर अगर 10 लाख को नौकरी मिली, लेकिन अगर 4 लाख को मिली तो भी पड़ेगा बोझ, चाहे 20,000 करोड़ का हो, चाहे 25,000 करोड़ का हो, चाहे 18,000 करोड़ का हो। ये जो 20 या 25,000 करोड़ का बोझ खजाने पर होगा, ये कहाँ से आएगा? अब इसका हिसाब तेजस्वी अपने हिसाब से वो 10 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे उसका हिसाब दे रहे हैं। उस पर इस वीडियो में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे विषय हम भटकेंगे। अभी मुद्दा चूंकि आज बीजेपी और बीजेपी के वादों का है। और एक बात और है इसमें, तेजस्वी कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, बीजेपी कह रही है हम रोजगार के अवसर, 15 लाख रोजगार के अवसर, 4 लाख नौकरियां। यहां फिर तेजस्वी हमलावर हुए हैं कि आप रोजगार के अवसर में धोखा दे रहे हो, हम नौकरी की बात कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें खास बात यह है कि आज के अखबारों की सुर्खियां अगर देखेंगे, जिसका जिक्र शुरू में किया मैंने, हर अखबार में ये अच्छी कामयाबी है बीजेपी की कि हेडलाइन में तो आ गए आज उस तरह से जो जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी करेगी कि राजद के मुकाबले 10 लाख के मुकाबले भाजपा ने किया 19 लाख रोजगार का वादा। अब सवाल उठता है कि अगर 15 साल में रोजगार उतने नहीं मिले जितनी अपेक्षा जनता को थी, या 2.25 लाख पदों की रिक्तियां भी हैं, तो अगले 5 साल में ये सब कुछ हो जाएगा। और अगर होना ही था तो इसकी तैयारी क्या साल 2 साल पहले से कुछ दिखनी चाहिए थी। लगता कि हाँ रोजगार मिल रहे हैं, रिक्तियां भरी जा रही है, ये सब चुनावी मौसम में क्यों? तो ऐसे कुछ सवाल है दोस्तों, हर अखबार में छपा है। और एक बात और अहम है जो आपको पता होगा कि कल चुनावी टीका की भी बात हुई। चुनावी टीका के नाम से भास्कर ने आज का हेडलाइन लगाया, भास्कर का चुनावी टीका। वो इसलिए कि एक बड़ी बात कल कही गई कि चुनाव के बाद, टीका ऑब्वियसली चुनाव के बाद आएगा, बिहार के लोगों को फ्री टीका मिलेगा। और इस पर बहुत कुछ सवाल उठे कि टीका से चुनाव का क्या रिश्ता है और बिहार से क्यों? देश भर में कोरोना है, मरने वालों की तादाद महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में बिहार से ज़्यादा है, लेकिन चुनावी मौसम है, इसलिए टीका को भी जोड़ दिया चुनाव से। और उसके बाद जब बिहार से ये बात आई तो पता चला कि एमपी में उपचुनाव है, इसलिए एमपी में भी ऐलान हो गया। क्योंकि ये सवाल उठे कि चुनाव से क्यों टीका को जोड़ा जा रहा है और इस तरह की बात क्यों की जा रही है, क्या जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ टीका लगेंगे पहले मुफ्त के? तो ये अखबारों की हेडलाइन है। मोटे तौर पर जो कुछ
बीजेपी ने कहा वो मैंने आपको बताया। और अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, रैलियों में बीजेपी के नेता कैसे लोगों को समझा पाते हैं और कैसे तेजस्वी काउंटर करते हैं, ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल ये है कि बिहार में बाकी वो तमाम मुद्दे जो बीजेपी के नेता उठाने की कोशिश कर रहे थे, जो पिछले चुनाव में भी उठाए गए थे, जो अभी योगी आकर उठा के गए, कश्मीर 370, राम मंदिर, पाकिस्तान, शाहीन बाग, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सारे मुद्दे तेजस्वी के 10 लाख की नौकरी देने के दावे और मुद्दे बनने के साथ ही वो सारे मुद्दे मुझे लगता है बिहार के लिए चुनावी पिच से बाहर हो चुके हैं। वो मुद्दे बिहार के लोगों के लिए मायने नहीं रखते। अब मुद्दा रोजगार और बेरोजगारी का है। अब इस मुद्दे पर कौन किसको समझा पाता है, जनता किसकी बात पर भरोसा करती है, जनता तेजस्वी के वादे पर भरोसा करती है या बीजेपी जो तर्क गढ़ रही है तेजस्वी के वादे पर सवाल उठाकर अपने पक्ष में जो बातें कह रही है और ये 19 लाख लोगों के लिए रोजगार और नौकरी की बात करिए, जनता इस पर भरोसा करती है, ये देखना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी बिहार के किसी अलग इलाके से। आप सबको मेरा नमस्कार।